हेलो दोस्तों, CSE गेट प्रोफुल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 43 लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का सेट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। और आपको पता है कि लास्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहता है हर एक वीडियो में, तो आप हमें जो मेरा वीडियो है उसे लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में ही ना भागें, ताकि पूरा आपको समझ में आए। ठीक है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा बीच में भागिएगा। तो चलते हैं, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट बुलियन वेरिएबल्स ईच टेकिंग वैल्यू 0 और 1 विथ प्रोबेबिलिटीज 0.5 एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ईच। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या हो सकता है जहाँ पे आपका 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.5 एंड 0.5। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले जो वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पर एक्सप्रेशन x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसे हम लोग एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे। जब इसे आप सोल्व करिएगा तो देखिए, हम यहीं से आपको सोल्व करता हूँ मैं। एक्स प्लस वाई, अब वाई के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ छूट गया है, ठीक ना। छूटा क्या है कि ये कम्प्लीमेंट है, एक्स का कम्प्लीमेंट और वाई का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तब आपका बनेगा वाई एक्स का कम्प्लीमेंट प्लस वाई इंटू वाई कम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसे आप सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और x प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट। तो x प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट मतलब इस तरह से आएगा, x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। अब देखिए x इनपुट के लिए और y इनपुट के लिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो जब आप 0 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा 0, और 0 1 को पुट करिएगा तो क्या वैल्यू देगा 1, 1 0 को पुट करिएगा तो 1, और 1 1 को पुट करिएगा तो वैल्यू आपका 1। तो मतलब कि 4 इनपुट में 3 टाइम्स आपका 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका 3/4। क्या हो जाएगी 3/4, जिसे अब इसे आप सोल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.75। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 0.75। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलते हैं, कंसीडर ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग एंड रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप and these resources are shared by 4 processes that have maximum demands of 5 4 3 6 respectively. Then for what maximum value of n the system will be in deadlock। आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बताना है, तो n क्या आपका रिसोर्सेस है, ठीक है ना। तो आपको बताने कि जहाँ पे आपके डेडलॉक ऑकर ना हो, विल बी इन डेडलॉक, ठीक है ना, मतलब डेडलॉक आपका ऑकर हो, ठीक ना, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें कि जितने भी मैक्सिमम डिमांड होती है उसमें से -1 करके ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाता है मैक्सिमम रिसोर्सेज टू बी इन डेडलॉक। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड कितना आपका 5 4 3 और 6, सारे में क्या बोल रहे हैं -1 करना है, तो सारे में -1 कर दीजिए। अब सारे में -1 करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 4, ये 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। अब इसे आप ऐड करना है, सम करना है, तो सम करिएगा तो आ जाएगा 14। तो 14 रिसोर्सेस आपका डेडलॉक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी करेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जितने भी डिमांड है उसमें से -1 करके सम कर देना है, तो आपको निकल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n द सिस्टम विल बी इन डेडलॉक, मतलब डेडलॉक में है, ठीक है। यदि डेडलॉक में नहीं है तो +1 और एक्स्ट्रा कर देते, सम करने के बाद +1 कर देते तो आपका 15 निकल कर आता, जो कि आपका आंसर हो जाता कि डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोलता है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्रीज कैन बी फाउंड विथ 3 डिस्टिंक्ट की, मतलब कि कितने डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री आपका फॉर्म मतलब हो सकता है 3 डिस्टिंक्ट की के साथ, ठीक है ना। तो देखिए 3 डिस्टिंक्ट की के साथ आपका 3 वे फैक्टोरियल 3 वे हो सकती है, ठीक है ना, फैक्टोरियल 3 वे, ठीक। लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर में हम देखें तो 3 वे तो होगा, तो टोटल बाइनरी ट्री जब होगा तो टोटल बाइनरी ट्री अब जब निकालिएगा तो टोटल बाइनरी ट्री कितना होगा 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो यहाँ पर सिंपल आंसर सी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज आर फॉर सच वायर्स with the same cross sectional area but twice the length of connected in parallel the net resistance is। आपको बताना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा जब आपका सारे जितने भी आपका रेजिस्टेंस है वो सारा पैरेलल रहेगा। तो अब देखिए आपको मैं यहाँ बता दूँ कि रेजिस्टेंस जो कॉपर का होता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू कॉपर रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, रो क्या है रेजिस्टिविटी है, ठीक है, एल क्या है लेंथ है और ए क्या है एरिया है, ठीक है। अब देखिए जब आपकी कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है तो आर जो होती है रेजिस्टेंस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। यदि हम यहाँ से लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 वायर्स है और सारे को पैरेलल है तो हमें क्या करना पड़ेगा R/4 करना पड़ेगा। तो R/4 करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगी R/4, मतलब कि सिंपल से कहने का मतलब कि जो रेजिस्टेंस आपकी आ जाएगी वो 2R आ जाएगी, ठीक है ना। तो R क्या हो जाएगा तो R/2 हो जाएगा। यहाँ से R जब आप फाइंड आउट करिएगा नेट रेजिस्टेंस तो R/2, तो सिंपल आंसर यहाँ से क्या हो जाएगी बी होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा R/2 होगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है कि व्हाट इट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिलो गिवन ब्लॉक ऑफ कोड। इस कोड का आपका बताना है कि क्या टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो इसे आपको बताना है टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी। अब देखिए जब एक्स टाइम ए जाएगा, ठीक है ना, तो इसका जब होगा आपका टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्स निकालिएगा तो ये होगा ऑर्डर ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाई टाइम जाएगा तो और इसका टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ वाई निकालिएगा तो ये होगा ऑर्डर ऑफ वाई। और जब आप टोटल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्स और टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ वाई। अब इसे आप फाइंड आउट करिएगा तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये पूरे कोडिंग का टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या होगा ऑर्डर ऑफ एक्स प्लस वाई, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट गोलैंग। गो लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो इसमें से बताने की फॉल्स क्या है किसके बारे में तो गो लैंग्वेज के बारे में। अब बताइए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे फर्स्ट में इट इज़ डिजाइंड बाय गूगल, तो यस इट इज़ करेक्ट, इट इज़ डिजाइंड बाय गूगल, ठीक है। गो मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग गो भी बोलते हैं, गो इज ऑल्सो नोन एज गोलैंग, ठीक है ना। तो गो इज ए स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन एट गूगल। अब गूगल में कौन किया है तो गूगल बाय रॉबर्ट ग्रीशिमर, ठीक है ना, रॉबर्ट ग्रीशिमर। इसका मीनिंग इस तरह से होता है GRIESEMER, ग्रीशिमर, ठीक है, ग्रीशिमर। और रॉब पाइक और
केन थॉमसन, केन थॉमसन, ये तीनों मिलकर गूगल के द्वारा आपको गो लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है, रॉबर्ट ग्रीशिमर, रॉब पाइक एंड केन थॉमसन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डिजाइन बाय गूगल, तो यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट बी, इट इज अ स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, बिकॉज Go is a statically similar to C programming language but with memory safety, garbage collection, structure typing, तो ये सारे में ये सिमिलर है, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सी आपका बोलता है कि गो लैंग इज सिंथेटिकली सिमिलर टू जावा, तो इट इज नॉट करेक्ट, ये आपका करेक्ट नहीं है। ये आपका यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जावा के द्वारा जावा से सिमिलर नहीं है, किसके सिमिलर है, सी के सिमिलर है। सी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये आपका नॉन स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। ये जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो इसके सिमिलर नहीं होता है, सी के सिमिलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है इंक्लूड studio.h int main रजिस्टर int I x scan a%d and %i x इक्वल टू प्लस प्लस आई प्लस आई, मतलब कि सारे को प्री इंक्रीमेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। प्रिंट क्या प्रिंट करवा रहा है, तो एक्स को प्रिंट करवा रहा है, रिटर्न वैल्यू 0। अब आपको यहाँ से बताना है कि क्या आउटपुट आने वाली है, तो बताइए आपके अनुसार क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कुछ नहीं देगा, ये क्या देगा, कंपाइलर इरर देगा। कहिएगा सर कंपाइलर इरर क्यों देगा, तो कंपाइलर इरर इसलिए देगा कि सी में क्या होती है कि रजिस्टर वेरिएबल इन सीपीयू इट डज नॉट स्टोर इन रैम, ठीक है। ये सीपीयू में रजिस्टर वेरिएबल रहती है और ये आपका रैम पर स्टोर नहीं रहता है। सो रजिस्टर वेरिएबल डू नॉट हैव एनी मेमोरी एड्रेस, तो रजिस्टर जो है वो किसी भी तरह का मेमोरी एड्रेस को नहीं रखता है। सो इट इज इलीगल टू राइट %i, जो %, का यूज किया गया है वो यहाँ पर इलीगल है, वो %, की यूज नहीं होता है रजिस्टर जब आप डिफाइन कर देते हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर एरर क्यों है, ठीक है। तो जब भी आपको रजिस्टर दिखाई दे और उसके बाद आपका स्कैन एफ में %, दिखाई दे तो आप वहाँ से बोल सकते कि कंपाइलर एरर है, क्योंकि रजिस्टर किसी भी तरह का मेमोरी एड्रेस को नहीं रखता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि ये रिलेशन आर ए बी सी कंसिस्ट 4 रोज 1 2 3 5 2 5 6 2 3 9 7 8 विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी होल्ड वेल, मतलब कि आपको बताना है कि ये 4 तरह का रोज को कंसिस्ट करता है और इसमें बताना आपको कि कौन सबसे अच्छे डिपेंडेंसी को होल्ड करके रखा है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपके लिए टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। इसमें क्या है, तो 1 2 3 को होल्ड करके रखा है, 5 2 5 6 2 3 9 7 8, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेबल बन गया। अब देखिए इस टेबल में आप देखिए तो बी जो है वो सी को होल्ड करके नहीं रखा है, ठीक है ना। क्यों नहीं होल्ड करके रखा है, तो रोज 1 और 3 देखिए, रोज 1 और 2 में देखते हैं कि 2 जो है वो 3 को भी होल्ड करके रखा है, फिर अगले नेक्स्ट रो में देख रहे हैं तो 2 जो है 5 को होल्ड करके रखा है, तो ये नॉट गुड होल्ड, ठीक है ना। अब देखिएगा बी सी दोनों मिलकर क्या
यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। बी सी होल्ड करके रखा क्या ए को, तो बी सी में हम देख रहे हैं तो एक आपका रोज 1 देखिए और रोज ये थर्ड देखिए, तो 2 3 होल्ड करके रखा है 1 को, और यहाँ से 2 3 वो होल्ड करके रखा है 6 को, तो ये भी नॉट गुड हेल्थ डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। अब देखिए हम कह सकते हैं कि ये टेंस टू या ए इम्प्लाइड सी, तो यस ए इम्प्लाइड सी बिकॉज ए इज always unique value consist 1 5 6 9 and 1 whole to 3 5 whole to 5 6 whole to 3 and 9 whole to 8। तो यहाँ पर आपका ए का जो वैल्यू है वो सारे का सारा डिस्टिंक्ट है, मतलब कि डिफरेंट है, यूनिक है, ठीक है ना। इसलिए डिपेंडेंसी को गुड होल्ड करके रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलते हैं इन विच टेस्टिंग द टेस्टर प्लेज द रोल ऑफ द इंडिविजुअल हु डिजायर्स टू पेनेट्रेटेड द सिस्टम, मतलब कि इनमें से कौन सा टेस्टिंग जो है वो आपको पेनेट्रेट सिस्टम के लिए डिजायर हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सिक्योरिटी टेस्टिंग इज ऑलवेज वेल। सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होता है कि ये अटेम्प्ट करता है, वेरीफाई करता है डेट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिल्ट into a system will in fact protect it from improper penetration, ठीक है। सो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलते हैं कि कंसीडर ए 4-way सेट एसोसिएटिव केज कंसिस्टिंग ऑफ 128 लाइन्स with a line size of 64 word. The CPU generates 20-bit address of word in main memory. The number of bits in the tag, line and word fields are respectively. आपको यहाँ पर टैग भी बताना है, लाइन भी बताना है और वर्ड फील्ड भी बताना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि एक सिंपल सा मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर मैं बना दूं, तो यहाँ से आपका हो जाता है टैग, ये होता है कैच, ये होता है आपका वर्ड फील्ड, ठीक है ना। अब देखिए वर्ड फील्ड के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना 64 बिट वर्ड है, तो 64 मतलब कि 2⁶ बिट, तो ये तो 6 बिट रिजर्व कर लिया। अब देखिए कैच लाइन आपका दिया हुआ कितना 128, तो 2⁷, तो कैच लाइन टोटल कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ से टैग, तो टोटल कितना आपका है, टोटल आपका 20 है, टोटल कितना है 20 आपका दिया हुआ 20, तो टोटल आपका कितना है 20 है। तो टोटल में से मतलब कि 20 में से ये वाले बीट को आप ऐड करके माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, तो क्या ये 7 सही है, नहीं, ये 776 ये आपका है, तो ये नहीं कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4K एसोसिएटिव है। तो 4K एसोसिएटिव जो होती है उसमें से क्या होती है कि टैग लाइन क्या करता है कि 4K मतलब कि 2⁵, तो ये 2 बिट को क्या करता है टैग लाइन में असाइन कर देता है, तो ये 2 बिट को असाइन कर देगा टैग लाइन में, तो टैग लाइन हो जाएगा 9 और ये कैच लाइन हो जाएगा आपका 5 और ये वर्ड ऑफसेट हो जाएगा आपका 6, तो 9 5 6 यहाँ पर आंसर होगा। तो सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये ना कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोच समझकर यहाँ पर आंसर करिएगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। आप एक और इसका तरीका बना सकते हैं, तो देखिए किस तरह से मैं आपको बता दूं। तो जैसे देखिए 4K एसोसिएटिव है और कैच लाइन दिया हो, तो कैच लाइन में क्या करते हैं हम लोग 4K एसोसिएटिव से भाग दे देते हैं, तो ये आता है आपका 32 मतलब कि 2⁵, तो 5 बिट आपका जो हो जाएगा वो कैच लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैच लाइन आपका 5 निकल कर आ जाएगा। वर्ड फील्ड आपका दिया हो 64 मतलब कि 6 बिट वहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब तो टैग बिट निकालना है, तो टैग बिट क्या करिएगा टोटल में से क्या करना है माइनस कर देना है, तो टोटल कितना है 20 माइनस 6 अब प्लस 5 मतलब 11 इक्वल टू 9, तो 9 आपका टैग आ गया। लाइन आपका कितना आया था 5 आया था और वर्ड फील्ड कितना आया था 6 आया था, तो ये देखिए 6। तो ये भी तरीका आप
अपना सकते हैं। तो 2 तरीके से 2 मेथड आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से जो आपको याद रहेगा वहाँ से आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।